अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है हाइपरटेंशन क्या होता है? ठीक है। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है और हाइपरटेंशन के जो है टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस क्या है, ठीक है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग हाइपरटेंशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है एंड तक। कोई भी पार्ट आपने जो है वो स्किप या मिस नहीं करना, ठीक है। तभी आपको हाइपर टेंशन की प्रॉपर समझ आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर की जो है समझ आनी चाहिए, तभी जो है आपको हाइपर टेंशन की समझ आएगी। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो इसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि ब्लड का प्रेशर, ठीक है। ब्लड का प्रेशर जो है वो कहाँ पर वो होता है? देखो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। जिसको हम लोग आर्टीरियल ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब उन आर्टीरियल ब्लड वेसल के जो वॉल्स है उनके ऊपर प्रेशर लगता है ब्लड की वजह से या फोर्स लगता है ब्लड की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड का प्रेशर अगेंस्ट द आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है, या अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आपके पास ब्लड प्रेशर के टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है कि जब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस वक्त जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 mmHg होती है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो 80 mmHg होती है, ठीक हो गया। आपको ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन समझ आ गई और इसके जो मैंने दो टाइप्स बता दिए वो आपको समझ आ गए, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर टेंशन क्या होता है। हाइपर टेंशन वो कंडीशन होता है जिसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन वो कंडीशन होता है जिसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ग्रेटर हो जाता है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होता है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में 90 से ग्रेटर हो जाता है। यानी कि जो सिस्टोलिक 120 था वो हाइपरटेंशन में क्या हो गया, 140 से ज्यादा हो गया, और जो डायस्टोलिक में 80 था नॉर्मल में वो 90 से ग्रेटर हो गया हाइपरटेंशन की कंडीशन में, ठीक हो गया। तो ऐसा कंडीशन जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 हो या इससे ग्रेटर हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाइपर टेंशन। इसमें एक बेसिक बात बता देता हूं कि हमेशा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर लिखा होता है वो सिस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर लिखा होता है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक हो गया। तो आपको जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन भी मैंने आपको समझा दी। अब आप इसकी डिफिनीशन भी लिख सकेंगे कि इट इज अ कंडीशन in which the systolic blood pressure is greater or equal to 140 mmHg and the diastolic blood pressure is greater than 90 mmHg or equal to 90 mmHg, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास हाइपरटेंशन के फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जिसमें हमारे पास जो कॉज होता है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता होता कि किस कॉज की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है। मे बी इट कैन बी लाइफस्टाइल चेंजेस और या फिर डाइटरी चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब इसका जो कॉज है वो अननोन होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसका हमारे पास आइडेंटिफाइड कॉज होता है, मतलब उसका कॉज हमें नाउन होता है, ठीक है, कि वो किस कॉज की वजह से हो रहा है। मे बी सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो आर्टरीज के नैरोइंग की वजह से हो रहा हो। आर्टरीज के नैरोइंग मतलब कुछ भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, या रीनल फेलियर, मतलब कुछ भी इसके मतलब कोई इसका जो कॉज होगा वो नाउन होगा, ठीक हो गया। अच्छा,
अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं। एक तो इसमें हमारे पास रेनिन वाला जो सिस्टम है वो आ जाता है, और दूसरा हमारे पास इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम आ जाता है। अब मैं आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का समझा देता हूँ। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो नॉर एपिनेफ्रीन है, ठीक है, वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम का। अब नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, और दोनों न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है वो साइनेप्स होता है। प्री मतलब बिफोर और पोस्ट मतलब आफ्टर द साइनेप्स, तो इस वजह से हमने इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा है जो साइनेप्स से पहले है, और जो न्यूरॉन साइनेप्स के बाद है उसको हम लोग ने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा है, और बीच में जो एरिया है दोनों न्यूरॉन के बीच में वो साइनेप्स है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो आपको पता ही है कि वो कहाँ पे रिलीज होते हैं, वो साइनेप्स में रिलीज होते हैं। अब जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होगा साइनेप्स में। साइनेप्स में आने के बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। अब जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में कहाँ से रिलीज होता है, वहां पर जो है एक वेजिकल होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। वेजिकल पे जो है वो वेजिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लोग वी मैट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, वो लगा होता है वेजिकल के ऊपर। और वेजिकल कहाँ पर है, वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर है। अब ये जो वेजिकल है ये नॉरएपिनेफ्रिन को इनसाइड द वेजिकल लेके आ जाता है, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो वी मैट ट्रांसपोर्टर के जरिए वेजिकल के अंदर आके वेजिकल में स्टोर हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो क्या होता है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है तो वेजिकल की एक्सोसाइटोसिस होती है। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन उसके अंदर स्टोर था वेजिकल से वो बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए एग्जिट कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। उसके बाद जो है ये सिनेप्स में आ जाता है, और सिनेप्स में आने के बाद आपको पता है कि पोस्ट सेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर इसके जो बीटा अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है, उन पे ये बाइंड होता है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर टेंशन की, तो इसमें हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर, बीटा वन रिसेप्टर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अल्फा वन रिसेप्टर जो है वो ज्यादातर जो है वो ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है। अब ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये अल्फा वन रिसेप्टर पे जब बाइंड होता है तो अल्फा वन रिसेप्टर जो है वो तो ब्लड वेसल में है, तो क्या होगा, ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। जब ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब नैरो हो गया ब्लड वेसल, तो उसमें ब्लड फ्लो डिफिकल्ट होगा। तो जब ब्लड फ्लो डिफिकल्ट होगा तो इसका मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर है वॉल्स के ऊपर वो इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो बीटा वन है, ठीक है, वो हार्ट पे होता है। अब हार्ट पे जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी फिर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में रेनिन सिस्टम है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। उसमें बस सिंपल वही ओल्ड वाला जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की, सो मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, ओके। उसमें यही होता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है रेनिन की वजह से, ठीक है, और एस इनहिबिटर जो है वो 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन को 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में एस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो 81 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो वहां से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन जो है उसका रिसेप्टर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे होता है जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। वहां पे जब वो बाइंड होता है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो है सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना, ताकि सॉल्ट वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब ना हो सके, ठीक है। उनकी मतलब रिटेंशन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, रिटेंशन को बेसिकली ये ज्यादा करता है। तो जब रिटेंशन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो है ब्लड का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वो जब इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो भी तो बढ़ेगा ना। तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के दो प्रोसेस थे, किसके, हाइपर टेंशन के, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा रेनिन सिस्टम। अब इसको हम लोग ने मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको पता है कि जो अल्फा वन रिसेप्टर है, ठीक है, इसको हमने ब्लॉक करना है ताकि नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे बाइंड ना हो सके, तो ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। अल्फा वन इंटागोनिस्ट, अल्फा वन ब्लॉकर हमारे पास कौन कौन से, पेराजोसिन है, टेराजोसिन है। इसके अलावा हम लोग बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, प्रोपेनोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया, नेबोलॉल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी सारे एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ताकि उस पे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ना बाइंड हो सके, 81 रिसेप्टर जिसका नाम है।